नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले, कई नई पाबंदियों का हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने चिंता पैदा कर दी है। राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने हालात से निपटने के लिए पूरे महाराष्ट्र को लेवल 3 पर रखकर कई नई पाबंदियों की घोषणा की है। राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र को लेवल 3 की कैटेगरी में डाल दिया गया है। इस घोषणा के बाद लेवल 1 और लेवल 2 वाले जिले भी स्वतः लेवल 3 में आ गए हैं। जिन जिलों में लेवल 1 और लेवल 2 के तहत कई छूट दी गई थी, उन्हें अब खत्म करके लेवल 3 के नियम लागू कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने कहा है कि लेवल 3 कैटेगरी में डाले जाने के बाद राज्य में अब मॉल और थिएटर खोलने पर रोक लगा दी गई है। राज्य में रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। लोकल ट्रेनों में सफर की अनुमति को मेडिकल स्टाफ, अत्यावश्यक सेवाओं और महिलाओं तक सीमित कर दिया गया है। वहीं पब्लिक प्लेस, गार्डन, वर्किंग और साइकिलिंग के लिए सुबह 5 से 9 बजे तक का वक्त तय किया गया है। सरकारी दफ्तरों में भी केवल 50% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों के मौजूद रहने की इजाजत रहेगी। वहीं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। लंबा हुआ आर्थिक पैकेज का इंतजार, सरकार कोविड के आंकड़े खंगालने के बाद लेगी फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश बाहर निकल रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से देश की कमर टूट चुकी है। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस बर्बाद हो चुके हैं, इकोनॉमी भी बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में सवाल पूछा जाने लगा है कि सरकार की आर्थिक पैकेज को लेकर तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, क्योंकि तीसरी लहर भी कुछ हफ्तों में दस्तक देने वाली है। इसका जवाब वित्त मंत्रालय के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने दिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार कोविड-19 संक्रमण के 6 हफ्तों के डाटा का बारीकी से निरीक्षण करेगी और फिर किसी आर्थिक दखल को तय करेगी, न कि महामारी की तीसरी लहर के अनुमानों के आधार पर इसका ऐलान किया जाएगा। संजीव सान्याल का यह बयान सरकार की खराब योजना को लेकर हुई आलोचनाओं पर आया है, जिसकी वजह से लोगों को और इकोनॉमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। FATF ने नहीं दी पाकिस्तान को राहत, फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। जी हां दोस्तों, फिलहाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है। बैठक में शामिल 5 देशों में से 4 पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर किए गए कामों से असंतुष्ट हैं। इस बैठक में शामिल चीन अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान को बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है। वहीं पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इस मंच का उपयोग राजनीतिक हित साधने के लिए कर रहा था। दरअसल FATF ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें पाकिस्तान ने 27 कार्य बिंदुओं में से अब तक केवल 26 को ही पूरा किया है। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप की ऑनलाइन मीटिंग में पाकिस्तान की प्रगति की समीक्षा की है। इस समूह में चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत शामिल है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने FATF के 27 सूत्री एक्शन प्लान में से 26 को लागू कर दिया है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसे FATF की बैठक से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने आरोप लगाया था कि भारत FATF का उपयोग अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा है कि यह एक तकनीकी मंच है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान, कहा जब तक अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होता नहीं लड़ूंगी चुनाव और ना ही पार्टी जीती तो बनूंगी CM। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जब तक राज्य में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होता है तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी जीत भी जाती है तब भी वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेताओं की बैठक बुलाई तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बहुत अधिक उत्पीड़न है। महबूबा ने कहा कि राज्य
में चुनाव से पहले हमें विश्वास बहाली के कुछ उपाय करने होंगे। लोगों का विश्वास टूटा है। इस क्षेत्र में बहुत आत्महत्याएं हो रही हैं। इलाके के लोगों में अवसाद घर कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेना की दोहरी रणनीति से पस्त हुआ आतंकी, इस साल भर्ती में आई भारी गिरावट। जी हां दोस्तों, कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए चलाई जा रही सुरक्षा बलों के अभियान और आम कश्मीरियों को साथ जोड़ने के लिए उठाए गए कदमों की दोहरी रणनीति के परिणाम सामने आ रहे हैं। इस साल के आंकड़े बताते हैं कि आतंकवादी घटनाओं और युवाओं के आतंकवादी गिरोह में शामिल होने दोनों में जबरदस्त की कमी आई है। वहीं अब तक सुरक्षा बलों के हाथों 52 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 16 कोरोना के लॉकडाउन लगने के बाद गोलियों का निशाना बने हैं। सुरक्षा बलों के सूत्र बताते हैं कि इस समय कश्मीर घाटी में 220 से ज्यादा आतंकवादी सक्रिय हैं, जिनमें से 80 से 90 विदेशी हैं। इस साल 1 जून तक 35 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जबकि पिछले साल इस समय तक 49 आतंकवादी घटनाएं हुई थी। इस साल आतंकी वारदातों में 29% यानी लगभग 1/3 की कमी आई है। पिछले साल 1 मई तक घाटी से कुल 49 युवकों ने आतंकवादी गिरोह का साथ पकड़ा था, जबकि इस साल 23% यानी लगभग 1/4 कम 38 युवक आतंकवादियों के साथ जुड़े हैं। एक अंदाजे के मुताबिक घाटी में हर महीने औसत 10 युवक आतंकवादी गिरोह में हर महीने शामिल होते हैं, लेकिन इस साल ये तादाद घटी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार दे रही है 4000 रुपए। जी हां दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। मोदी सरकार किसानों के खातों में 4000 रुपए ट्रांसफर करेगी। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के पास 4000 रुपए पाने का मौका है। इसके लिए 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में किसानों के खाते में 2000 रुपए की 8वीं किस्त ट्रांसफर की है। अब अगर आप भी ये पैसा पाना चाहते हैं तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लें। किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 9 करोड़ से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने किसानों की इनकम दोगुनी करने के मकसद से कई योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस नहीं भर पा रहे हैं लोग, सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड दाखिले। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी लोगों पर कहर बनकर टूटी है। लॉकडाउन की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आम आदमी को प्राइवेट स्कूलों की महंगी शिक्षा की जगह सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली मुफ्त शिक्षा रास आ रही है। कोरोना काल में एक और जहां लोगों की आमदनी घटी है, वहीं ऑनलाइन शिक्षा पर लोगों का भरोसा भी नहीं है। अहमदाबाद के सीटीएम इलाके में रहने वाले राजेश पंचाल अपने बच्चों को अहमदाबाद नगर निगम की ओर से संचालित सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाना चाहते हैं। लेथ मशीन पर काम करने वाले जयेश पंचाल महीने भर में मुश्किल से 12,000 कमाते हैं। लॉकडाउन और कोरोना की दूसरी लहर में जब उनकी कमाई बंद हुई तो असर उनकी जेब पर भी पड़ा। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल नहीं सरकारी स्कूल में शिक्षा दिलाएंगे। नगर निगम की ओर से संचालित स्कूल में फीस नहीं देनी पड़ती है, वहीं घर में ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, बीते 1.5 साल से लोग कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे हैं। लोगों ने महामारी के दौरान अपने परिजनों को खोया है। वहीं बेरोजगारी का कहर भी परिवारों पर टूटा है। लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर हुआ है। महंगी शिक्षा की वजह से पढ़ाई पर भी इसकी आंच देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन में अल्पसंख्यकों के दमन को लेकर अमेरिका सख्त बैन की इन सामानों की एंट्री, कंपनियां होंगी ब्लैकलिस्ट। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने चीन में उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाए जा रहे दमनकारी अभियान पर सख्ती दिखाई है। जो बाइडेन सरकार ने चीन के साथ व्यापार संबंधों को रोकने के लिए एनर्जी सेक्टर के जरूरी चीनी सामानों की अपने यहाँ एंट्री बैन कर दी है। न्यूज एजेंसी एपी की खबर के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले चीनी मटेरियल की एंट्री पर रोक लगा दी है। अब इन प्रोडक्ट्स की अमेरिकी बाजार में सेल परचेज नहीं हो सकेगी। बाइडेन सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद वहां का कस्टम एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन विभाग तत्काल होशाइन सिलिकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी के ऑर्डर पर रोक लगाएगा। यह बैन बंधुआ मजदूरी से उत्पादित सामानों के आयात पर रोक लगाने वाले कानूनों के तहत लाया जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका का वाणिज्य मंत्रालय सोलर पैनल के लिए कच्चा माल और कंपोनेंट बनाने वाली 6 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट भी करेगा, ताकि ये कंपनियां अमेरिकी बाजार में एक्सेस ना कर सके।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इंदौर और सूरत बने देश के सबसे स्मार्ट शहर, राज्य में उत्तर प्रदेश रहा अव्वल। जी हाँ दोस्तों, इंदौर और सूरत देश के सबसे स्मार्ट सिटीज बन गए हैं। इन दोनों शहरों को भारत सरकार ने इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 के लिए संयुक्त रूप से चुना है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया है। राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले, मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आया है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर और गुजरात का सूरत देश के सबसे स्मार्ट सिटीज हैं। स्वच्छता, अर्बन मोबिलिटी, पानी सप्लाई जैसी शहरी विकास के पैमानों और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में देश के बड़े शहरों के परफॉर्मेंस के आकलन के बाद भारत सरकार के इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 के तहत इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से सिटी अवार्ड जीता है। राज्य में उत्तर प्रदेश ने स्टेट अवार्ड जीता है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत। अनुराग ठाकुर बोले, कोविड इलाज में मदद देने वालों को मिलेगी टैक्स में छूट। जी हां दोस्तों, सरकार ने शुक्रवार को टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर किसी नियुक्तिकर्ता ने अपने कर्मचारियों के कोविड इलाज पर खर्च किया है तो उस कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी की मृत्यु के बाद नियुक्तिकर्ता अपने कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया राशि देता है तो उस व्यक्ति के लिए टैक्स में छूट होगी। अगर कोई बाहर का व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है और मृत्यु के बाद उसके परिवार की मदद करता है तो उस परिवार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इस पर 10 लाख रुपए तक की सीमा तय की गई है। इसके अलावा सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख 3 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। सरकार ने टैक्स कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत टैक्स से जुड़ी कई समय सीमाएं बढ़ाई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ज्यादा मोबाइल चलाने से आपको हो सकता है ब्रेन ट्यूमर, स्टडी में किया गया दावा। जी हां दोस्तों, ज्यादा देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करना आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। आप अनिद्रा और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका दिमाग सही से काम करना भी बंद कर दे। एम्स की रिसर्च में यह खुलासा हुआ है। इसके अलावा आपकी कई ऐसी दूसरी आदतें भी होंगी जो दिमाग पर बुरा असर डाल सकती है। एम्स की रिसर्च के अनुसार ज्यादा देर तक फोन इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा नींद न आने और डिप्रेशन की बीमारी भी हो सकती है। इससे आपके दिमाग पर काफी नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय है, जहां झमाझम बारिश हो रही है। वहीं उत्तर पूर्वी भारत, सिक्किम के कुछ हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, बिहार और असम क्षेत्र के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उड़ीसा में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल, कर्नाटक, दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं बिहार, उत्तराखंड और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की ओर से इन राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में धूल भरी आंधी की संभावना के साथ चिटपुट बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जुलाई में पूरे 15 दिन बंद रहेंगे, बैंक जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट। जी हां दोस्तों, कुछ ही दिनों में जुलाई का महीना शुरू होने जा रहा है, जिसमें सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक कुल 15 दिन बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपका अगले हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो छुट्टियों को ध्यान में रखकर ही अपने बैंक के काम को निपटाएं, वरना आपको परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों जान लेते हैं जुलाई में कौन कौन से दिन बैंक बंद रहेगा। तो दोस्तों 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 19, 20, 21 और 31 जुलाई को बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जापान में बच्चे पैदा करने के लिए मिलेगी छुट्टी, हफ्ते में सिर्फ इतने दिन करना होगा काम। जी हां दोस्तों, जापान सरकार अपने यहाँ लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। इसे लेकर सरकार ने कंपनियों को सुझाव दिया है कि वे कर्मचारियों को हफ्ते में 5 के बजाय 4 दिन काम करने का विकल्प दें। दरअसल इसके पीछे मकसद ये है कि लोग नौकरी, परिवार की जिम्मेदारियों और नए स्किल सीखने की जरूरत के बीच तालमेल बैठा सकें।
4 डे वीक प्लान के तहत कर्मचारियों को यह चुनने का अधिकार दिया जाएगा कि वे किन 4 दिनों में काम करना चाहते हैं। जापान सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइन भी तैयार कर ली है। जापान सरकार को उम्मीद है कि 4 डे वीक से लोगों को अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी और चूंकि लोग छुट्टियों में बाहर घूमने जाएंगे, इसका फायदा अर्थव्यवस्था को होगा। सरकार को उम्मीद है कि छुट्टी मिलने पर यंग कपल बाहर जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे। 4 डे वीक से अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और देश में गिरती जन्म दर की समस्या में भी सुधार होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेंशनर्स को अब से व्हाट्सएप ईमेल पर मिलेगी पेंशन स्लिप, नहीं काटने होंगे बैंक के चक्कर। जी हां दोस्तों, अभी तक शायद आप इतना ही जानते होंगे कि कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी सैलरी स्लिप ईमेल पर मिलती है, लेकिन बहुत जल्द केंद्र सरकार के पेंशनर्स को उसकी पेंशन स्लिप भी ईमेल, व्हाट्सएप या एसएमएस से मिल जाएगी। इसके लिए बैंकों को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आज पेंशनर्स के डीआर को लेकर एक अहम बैठक भी होनी है। केंद्र सरकार ने पेंशन बांटने वाले बैंकों को निर्देश दिया है कि 60 लाख पेंशनर्स के लिए इजी ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए वे सभी उनकी पेंशन स्लिप को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी करें। इसे वे उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस या ईमेल पर भेज सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। इससे पेंशनर्स को बात बात पर बैंक के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मात्र 1099 रुपए में कीजिए हवाई सफर, विस्तारा एयरलाइंस दे रही है स्पेशल ऑफर। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में यात्रियों को लुभाने के लिए घरेलू एयरलाइंस कंपनी विस्तारा ने धमाकेदार मानसून सेल की घोषणा की है। इसके तहत कोई भी शख्स मात्र 1099 रुपए खर्च कर हवाई यात्रा का लुत्फ उठा सकेगा। हालांकि एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर होगा। विस्तारा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा है कि अपनी अगली यात्रा बुक करके मानसून के मौसम का लाभ उठाएं। 1099 रुपए में आप दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए हवाई सफर कर सकते हैं। बेंगलुरु से हैदराबाद के लिए शुरुआती किराया 1499 रुपए है और मुंबई से गोवा आप 1699 रुपए के शुरुआती किराए से जा सकते हैं। खास बात यह है कि इन किरायों में सभी तरह के टैक्स और फीस शामिल है। इसी तरह अगर आप चेन्नई से बेंगलुरु के लिए तय तारीख के बीच फ्लाइट बुक कराते हैं तो आपको इसके लिए 1549 रुपए शुरुआती किराया देना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन के वर्चस्व को चुनौती देगा रिलायंस का मेगा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में झंडे गाड़ने के बाद रिलायंस अब सोलर एनर्जी क्षेत्र की शक्ल बदलने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की गुरुवार को हुई आम सालाना बैठक में मुकेश अंबानी ने अगले 3 वर्षों में एंड टू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम पर 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। चीन को टक्कर देने के लिए रिलायंस गुजरात के जामनगर में 5,000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। भारत के सोलर एनर्जी मार्केट पर चीनी कंपनियों का कब्जा है। सोलर सेल, सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूलर की कुल मांग का करीब 80% चीन से आयात होता है। कोविड से पहले वर्ष 2018-19 में देश में $2.16 अरब का सोलर इक्विपमेंट चीन से मंगवाया गया। ऐसा नहीं है कि भारत में सोलर उपकरण नहीं बनते, पर चीनी माल के सामने वे टिक नहीं पाते क्योंकि चीनी उपकरण 30 से 40% तक सस्ते बैठते हैं। इतना ही नहीं, सोलर सेल बनाने के काम में आने वाली पॉलीसिलिकॉन मटेरियल के 64% हिस्से पर भी चीनी कंपनियों का कब्जा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।